हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के विषय में जो हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे प्रेमाश्री शाखा यानी सूफी शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी और अन्य महत्वपूर्ण कवियों का की रचनाएं, उनकी रचना शैलियाँ और उनमें जो प्रतीकात्मकता है उसके विषय में पढ़ेंगे। और इसी के साथ अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इसमें से नोट्स बनाएं, क्योंकि ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा सारगर्भित है। तो इसी के साथ चलो शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं सूफी में मलिक मोहम्मद जैसी का योगदान। इसकी जो प्रस्तावना है वो देखें कि हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की निर्गुण प्रेमाश्री सूफी शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी का स्थान सर्वोपरि है। जायसी का पद्मावत केवल सूफी साहित्य का ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य का एक जगमगाता रत्न है, जिसमें लौकिक प्रेम की कथा के माध्यम से अलौकिक ईश्वरीय प्रेम की व्यंजना की गई है। जायसी के पश्चात मंझन, उस्मान, काशिम शाह और नूर मोहम्मद जैसे कवियों ने इस सूफी प्रेमाख्यान परंपरा को आगे बढ़ाया। इन काव्यों में जहां एक ओर हिंदू लोक कथाओं का सुंदर समन्वय है, वहीं दूसरी ओर फारसी और मसनवी शैली और अवधी भाषा का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। तो देखें मलिक मोहम्मद जायसी और पद्मावत। तो जायसी का जीवन परिचय यह महत्वपूर्ण तथ्य। इनके जन्म में स्वयं जायसी ने आखिरी कलाम में लिखा है कि भा अवतार मोर नो सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। इसमें स्वयं जायसी ने अपने जन्म के विषय में आखिरी कलाम में लिखा। ये किसके समकालीन थे? तो जायसी शेर शाह सूरी के समकालीन थे। शेर शाह के दरबार में अपने कुरूप चेहरे पर हंसने वालों से उन्होंने कहा था कि मोई हंसेसी की हंसेसी कोहरई, यानी मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार यानी ईश्वर पर जिसने मुझे बनाया है। इनके गुरु हैं सैयद अशरफ जहांगीर। आखिरी कलाम में जायसी ने इन्हें अपना गुरु माना है। और शेख मोहिदी जो जॉर्ज ग्रेशन है, इन्होंने जायसी का गुरु माना है। जॉर्ज ग्रेशन ने शेख मोहिदी को। और कुछ लोग कादिरी संप्रदाय के जो मोहम्मद गोस को भी इनका गुरु मानते हैं। इनका जो प्रिय अलंकार है वो है सादृश्य मूलक अलंकार, और उनमें भी विशेषकर उत्प्रेक्षा अलंकार इनका जो प्रिय अलंकार रहा है। सादृश्य मूलक अलंकार में भी उत्प्रेक्षा इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार रहा है। जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं आखिरी कलाम, इसमें सृष्टि के अंत या कयामत के दिन का चित्रण है। अखरावट है, इसमें देवनागरिक जो अपनी भाषा है, देवनागरी जो लिपि है उसके वर्णमाला के जो अक्षरों पर सूफी सिद्धांतों की व्याख्या की गई है अखरावट में या लिखी है। पद्मावत है जिसका रचना का समय है 1540 ईस्वी है। इसका जो प्रकाशन और रचना वर्ष है वो 1540 ईस्वी है। सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा, यानी 1927 हिजरी संवत के अनुसार 1540 ईस्वी ही माने हैं, यानी इसका रचनाकाल 1540 है और जो हिजरी संवत है वो 927 है। इसकी जो भाषा है वो ठेठ अवधि है और जायसी की अवधि में कड़वकबद्धता में अग्रगामी है। जो सर्वप्रथम कड़वकबद्धता जायसी ने अपनाई, जबकि जो तुलसीदास है जो रामचरित्र में मानस में जो संस्कृत निष्ठ अवधि है उसमें कड़वकबद्धता जो बाद में आई है, यानी दोहों के बाद एक अर्दाली देना, 7 अर्दालियों के बाद एक दोहा रखना या 5 अर्दालियों के बाद एक दोहा रखना, इसको कड़वकबद्धता कहते हैं। अब पद्मावत एक दृष्टि में देखें कि ये 57 खंडों में लिखी थे। कितने खंडों में? 57 खंडों में लिखी थे। पद्मावत की पहली पंक्ति है सुमिरो आदि एक करतारू, यानी मैं उसको एक जो आदि करतारू है यानी करने वाला है, यानी उस ईश्वर का सुमिरन करता हूं। इस पहली पद्मावत की पहली पंक्ति में अंकित है। जो 12 मासा है, पद्मावत का जो 12 मासा है आषाढ़ महीने से प्रारंभ होता है, तो इसमें लिखा है कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा। और जो इसकी नायिकाएं वो पद्मावती है और नागमती। 57वें खंड की अंतिम पंक्ति है कि जोहर बही सब स्त्री पुरुष भय संग्राम, बादशाह गढ़ चूरा चित उर भा इस्लाम। इसमें है कि सारी स्त्रियों ने जोहर कर लिया और पुरुष संग्राम में यानी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। बादशाह का जो सपना था वो चूर हो गया और उन्होंने गढ़ पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन वहां पर उनको कोई नहीं मिला। स्त्रियों ने तो जोहर कर लिया और पुरुष युद्ध क्षेत्र में काम आ गए। उपसंहार देखे कि इसमें 57वें खंड के बाद अंतिम पंक्ति है बिरद जो शीश डोलावे पुनि धुनि आवे रीस बूढ़ी आऊ होऊं तुम्हें ये दीनी किनी असीस। इसमें शांत रस है,
और इसमें पद्मावत के प्रमुख खंड हैं जो अमूल्य धरोहर है। जो इसमें 30वां जो खंड है वो नागमती वियोग खंड है। शुक्ल जी ने इसे हिंदी साहित्य की अद्वितीय निधि कहा है। इसकी प्रथम पंक्ति है कि नागमती चित उर पथेरा पीऊ जो गए पुनि किन्हीं न फेरा, और अंतिम पंक्ति है नहीं पावस ओही देश रहा नहीं हेमंत बसंत, ना कोकिल ना पपिया जे ही सुनी आव ही कंत। ये 30वें खंड में है जिसको नागमती वियोग खंड कहा गया है, और इसको शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की अद्वितीय निधि या अनुपम निधि कहा है। इसका जो 48वां खंड है इसमें पद्मावती नागमती विलाप खंड है। इसका जो 53वां खंड है इसमें गोरा बादल युद्ध का वर्णन है, जो गोरा बादल युद्ध खंड है। और जो 57वां खंड है वो पद्मावती नागमती सती खंड है। और जो पद्मावत की जो प्रतीक योजना है वो है शरीर या तन। शरीर या तन प्रतीक के रूप में किसको माना है? चित्तौड़गढ़ को। मन है राजा रत्नसेन को, और जो हृदय है वो है श्रीलंका या सिंगलगढ़, जहां की ये राजकुमारी थी पद्मावती। बुद्धि है पद्मावती, और माया है अलाउद्दीन खिलजी। शैतानी इसमें राघव चेतन, और दुनिया धंधा यानी जो सांसारिकता है वो है नागमती। गुरु है हीरामन तोता। तो माता प्रसाद गुप्त ने इस पंक्ति तन चितऊर मन राजकीना ही सिंगलगढ़ बुद्धि पद्मिनी चिन्ना को प्रक्षिप्त यानी बाद में जोड़ा गया माना है। ये किसने कहा? कि माता प्रसाद गुप्त ने। ये जो पंक्ति है कि तन चितऊर मन राजकीना ही सिंगलगढ़ बुद्धि पद्मिनी चिन्ना, इसको बाद में जोड़ा गया। इस पंक्ति को बाद में जोड़ा गया किनके अनुसार? माता प्रसाद गुप्त के अनुसार। पद्मावत और जायसी पर आलोचकों के क्या क्या मत हैं इसमें देखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत समासोक्ति और अन्योक्ति परक महाकाव्य। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का कि पद्मावत समासोक्ति और अन्योक्ति परक महाकाव्य। प्रबंध के क्षेत्र में पद्मावत का स्थान रामचरितमानस के बाद दूसरा है। यह भी कथन रामचंद्र शुक्ल का है, और इसको याद रखें कि पहला कथन है कि पद्मावत समासोक्ति और अन्योक्ति परक महाकाव्य। दूसरा है कि प्रबंध के क्षेत्र में पद्मावत का स्थान रामचरितमानस के बाद दूसरा है। फिर तीसरा कथन है कि पद्मावत हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न है, और यह भी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। प्रेम गाथा परंपरा के भीतर जायसी का स्थान सबसे ऊंचा ठहरता है, और यह भी संज्ञा दी है शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने जायसी को प्रेम की वेदना के कवि कहा है, जबकि घनानंद को प्रेम के पीर के कवि कहा है। शुक्ल जी ने जायसी को प्रेम के वेदना के कवि कहा है, और घनानंद को प्रेम की पीर के कवि कहा है। पद्मावत का प्रेम अलौकिक, एकांतिक और आध्यात्मिक है। हालांकि शुक्ल जी बीच बीच में लौकिक प्रेम का भी उत्कर्ष भी देखते हैं, यानी शुक्ल जी के अनुसार इसमें लौकिक प्रेम का भी उत्कर्ष देखने को मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इन्होंने पद्मावत को समाजशक्ति परक महाकाव्य माना है। तो इसको भी ध्यान रखें कि नगेंद्र ने इसे समाजशक्ति महाकाव्य माना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने पृथ्वीराज रासों में यदि लोक शैली प्रबल है तो रामचरितमानस में शिष्ट शैली प्रमुख है। पद्मावत को लोक से शिष्ट में संक्रमण का साक्ष्य कहा जा सकता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्होंने पद्मावत की भाषा को अवधि का अर्घान कहा है। तो इसको भी याद रखें, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसने पद्मावत को अवधि का अर्घान कहा है? अर्घान कहा है तो है डॉक्टर बच्चन सिंह। या डॉक्टर बच्चन सिंह ने पद्मावत को क्या कहा है? तो अवधि का अर्घान कहा है। विजय देवनारायण शाही ने जायसी के प्रेम को लौकिक बताया है। तो विजय देवनारायण शाही ने जायसी के प्रेम को लौकिक बताया है। जायसी को बैकुंठ प्रेम की तलाश नहीं है, बल्कि वो तो ऐसे प्रेम की तलाश करते हैं जो प्रेम करने वाले मनुष्य को ही बैकुंठी बना दे। यह है विजय देवनारायण शाही का मत। पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है, यह भी विजय देवनारायण शाही ने कहा है। पद्मावत को महाकाव्यात्मक त्रासदी की संज्ञा दी है। जायसी पहले कवि हैं और बाद में सूफी हैं। जायसी यदि सूफी हैं तो कुजात सूफी हैं, और ये सब विजय देवनारायण शाही ने जायसी के लिए कहा है। तो माता प्रसाद गुप्त ने कहा है कि पद्मावत न तो समासोक्ति है न अन्योक्ति है, बल्कि वो तो स्वभावोक्ति है, और जो कुछ उसमें के स्वभाव में है वह है प्रेम। जो वासुदेव शरण अग्रवाल है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट देखें कि 1956 में पद्मावत की संजीवनी टीका लिखी। वासुदेव शरण अग्रवाल ने 1956 में पद्मावत की संजीवनी टीका लिखी, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वासुदेव शरण अग्रवाल को। इन्होंने जायसी को पृथ्वी पुत्र की संज्ञा दी, और पृथ्वी पुत्र नाम से इन्होंने निबंध संग्रह भी लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल ने। जायसी और पद्मावत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें कि इसका अनुवाद 1650 में वजीर मगन ठाकुर के कहने पर अला ओल यानी आला उजाला नामक कवि ने पद्मावत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। तो किसके? वजीर मगन ठाकुर के कहने पर
अलाओल यानी आला उजाला नामक कवि ने पद्मावत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। इसका जो काव्य प्रयोजन है वह यश की प्राप्ति है। केह न जगत जस बेचा, केह न लीने जस मोल, जो ये पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। यानी इसका जो काव्य करने का जो प्रयोजन है वह यश की प्राप्ति करना था। कबीरदास पर जायसी का व्यंग, जो जायसी ने कबीरदास जी पर व्यंग्य किया है कि ना नारद तब रोई पुकारा, 1 जुलाई सो में हारा। यानी मैं जब वो उसको रोया तब पुकारा नहीं, 1 जुलाई से मैं हार गया। बनारसी दास जैन कृत जो अर्ध कथानक है, जो 1641 ईस्वी में ब्रजभाषा हिंदी की पहली आत्मकथा है, में दो सूफी रचनाओं का जिक्र है। तब घर में बैठिन रहे नहीं हाट बाजार, मधु मालती मृगावती पोथी दोहु उचार। तो ये दो सूफी रचनाओं का जिक्र है किसमें, जो बनारसी दास द्वारा कृत अर्ध कथानक जो हिंदी भाषा की पहली आत्मकथा है, उसमें इन दो सूफी रचनाओं का जिक्र है। एक तो मधुमालती है और एक है मृगावती। एक अन्य महत्वपूर्ण कवि ओम प्रेमाख्यान रचनाएं, जिसका देखे कालक्रमानुसार कि असाहित की है चंदायन, नहीं असाहित की है हंसावली 1370 ईस्वी, मुल्ला दाऊद की है चंदायन 1379 ईस्वी, दामोदर कवि की है लखन सेन पद्मावती कथा जो 1459 में है, जो राजस्थानी हिंदी में। मलिक मोहम्मद जायसी की है पद्मावत जो 1540 ईस्वी में है और ये ठेठ अवधि में है। मंझन की है मधुमालती जो 1545 ईस्वी में। इसके नायक है मनोहर, नायिका है मधुमालती। इसके जो उपनायक हैं ताराचंद है और इसकी उपनायिका है प्रेमा। विशेष बात देखें कि मंझन ने मधुमालती में 5 अर्दालियों पर दोहा रखने का प्रावधान धत्ता देना किया है। यह परियों के माध्यम से प्रेम दिखाने वाली और नायक नायिका यानी ताराचंद प्रेमा के मध्य प्रेम दिखाने वाली एकमात्र रचना है। इसमें प्रेम का सर्वोच्च आदर्श स्थापित किया गया। मंझन ने कुतुबन की मृगावती के प्रेम आदर्श का अनुकरण किया। देखें कि रीतिकाल में भी मधुमालती नाम से एक रचना लिखी गई, जिसके रचयिता चतुर्भुज दास कायस्थ हैं और इसके नायक हैं मधुकर। नंददास की रूप मंजरी जो 1568 ईस्वी में लिखी, इसके नायक है कृष्ण और नायिका है रूप मंजरी। विशेष ये रस मंजरी की तरह रस व नायिका भेद का रीति विषयक ग्रंथ है। प्रेमाख्यान में ब्रज भाषा में लिखी ये पहली रचना है। तो ध्यान दे कि जो नंददास करत जो रूप मंजरी है, इसका रचना काल का जो समय है वो 1568 ईस्वी है और इसके नायक है कृष्ण और नायिका है रूप मंजरी। और ये रस मंजरी की तरह ही रस व नायिका भेद का रीति विषयक ग्रंथ है और प्रेमाख्यान में ब्रज भाषा में लिखी यह पहली रचना है। नारायण दास द्वारा लिखी गई छिताई वार्ता 1590 ईस्वी। इसकी जो भाषा है वो है मिश्रित ब्रज भाषा है। नायक है ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार और नायिका है छिताई। इसमें इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ है। उस्मान की चित्रावली जो 1613 ईस्वी में लिखी गई, इसकी जो भाषा है वो है ठेठ अवधि। इसकी जो लिपि है फारसी और जहांगीर के समकालीन थे। इसके नायक है सुजान और नायिका है चित्रावली। विशेष देखें कि उस्मान के गुरु हाजी बाबा यानी चिश्ती थे। उस्मान ने चित्रावली में जायसी के पद्मावत का अनुसरण किया और राम कुमार वर्मा ने चित्रावली को पद्मावत की छाया प्रति कहा। इसे द्वितीय पद्मावत भी कहा जाता है। तो देखें, इसको ध्यान से देखें, उस्मान की जो चित्रावली है उसको क्या कहते हैं, द्वितीय पद्मावत या पद्मावत की छाया प्रति कहते हैं और राम कुमार वर्मा ने इसको पद्मावत की छाया प्रति कहा है। पुहकर कवि ने लिखी रस रतन जो 1618 ईस्वी में ही। इसकी भाषा है ठेठ अवधि, लिपि है फारसी और जहांगीर के समकालीन है। नायक हैं जहांगीर के समकालीन थे। इसके जो नायक है वो सोम है, नायिका है रंभा। शेख नबी ने लिखी ज्ञानदीप जो 1619 की रचना है। इसकी भाषा है अवधि, लिपि है फारसी, नायक है ज्ञानदीप और नायिका है देवजानी। शुक्ल जी का मत है कि अतः प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति यहीं से समझनी चाहिए। भक्ति काल के दायरे में लिखी यह अंतिम रचना है ज्ञानदीप जो 1619 के आसपास लिखी गई, 1900 में लिखी गई। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप और इसके विषय में ही कहा है कि यह अतः प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति यहीं से समझनी चाहिए। भक्ति काल के दायरे में लिखी गई ये अंतिम रचना है। काशिम शाह ने लिखी हंस जवाहिर जो 1731 में लिखी। इसकी भाषा भी अवधि है और लिपि है फारसी। इसके नायक है हंस, नायिका है जवाहिर। विशेष देखें कि काशिम शाह ने इसे लिखते समय फारसी कवि गवाली कृत सैफुल मुल्क का अनुसरण किया है। शुक्ल जी का मत है कि यह बहुत ही निम्न कोटि की रचना है। चूंकि 1643 में रीतिकाल माना जाता है, अतः शुक्ल जी ने इसी रीतिकाल की परिधि में मानते। नूर मोहम्मद सूफी परंपरा के अंतिम कवि माने जाते हैं और नूर मोहम्मद ने प्रेमाख्यान परंपरा में 2 रचनाएं संस्कृत निष्ठ अवधि में लिखी, जिसमें इंद्रावती जो 1744 ईस्वी में लिखी और इसके जो नायक है वो कालिंजर के राजकुमार है और नायिका है इंद्रावती। आगे देखें कि शुक्ल जी ने इंद्रावती सूफी परंपरा का अंतिम ग्रंथ माना है या कहा है ये सूफी पद्धति का ये अंतिम ग्रंथ है। दूसरी इनकी कृति है नूर मोहम्मद जी की, वह है अनुराग बांसुरी जो 1764 ईस्वी में लिखी गई। इसकी जो भाषा है वह
संस्कृत निष्ठ अवधि है, इसमें चौपाइयों के बाद दोहे के स्थान पर बरवे को अपनाया गया है और शुक्ल जी ने इसे सांप्रदायिक मनोवृत्ति देखी है। तो शुक्ल जी ने जो अनुराग बांसुरी है उसमें सांप्रदायिक मनोवृत्ति देखी है। शुक्ल जी ने सूफी प्रेमाख्यान की अखंडित परंपरा को यहीं समाप्त मानना चाहिए। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा तथा फारसी लिपि में भी रचनाएं की, जैसे रोजतुल हकायक और दीवान और भी रचनाएं। इसी के साथ आज इसी टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको आगे क्या पढ़ना है और आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ आज यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद।